क्लास को। और आज हार्ट के ये जो हमारे कुछ प्रोटोकॉल्स हैं उनको मैं डिस्कस करूंगा। फिर कल की क्लास में मैं कोशिश करता हूं कि यूरिनरी सिस्टम से रिलेटेड चीज़ों को हम डिस्कस कर लें। अगली 2 3 4 क्लास में जो चीज़ें मेन मेन बची हैं उनको डिस्कस करेंगे, लेकिन उसके बाद भी मैं बीच बीच में आप लोगों के लिए, हालांकि नया बैच चल जाएगा लेकिन फिर भी बीच बीच में आप लोगों के लिए वीडियो बना के मुझे डालनी होंगी, जो चीज़ें कुछ रह गई हैं उनके लिए। या जो कुछ, अगर कोई टॉपिक आप लोग ऑन डिमांड रखेंगे, मान लो कोई ऐसी डिजीज़ है जो आपको देखने को मिल रही है, तो उसका भी मैं ऑडियो या वीडियो बना के आपके बैच में जो है डालता रहूँगा। ग्रुप चलता रहेगा, हमेशा हम लोग कनेक्टेड रहेंगे ही, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो फिलहाल हम करते हैं हाई कोलेस्ट्रॉल की बात में। आथरोस्क्लेरोसिस, जिसको मैंने बोला था ब्लड वेसल से रिलेटेड डिजीज है। और कोलेस्ट्रॉल एक वैक्स टाइप फैटी सब्सटेंस होता है जो अ, हमारे ब्लड में पाया जाता है। हालांकि कोलेस्ट्रॉल एक बॉडी की रिक्वायरमेंट भी है, नीड भी है। कोलेस्ट्रॉल की रिक्वायरमेंट होती है बिल्डअप करने के लिए हेल्दी सेल्स को, लेकिन अगर ये हाई, अपने लेवल से हाई रहे, ज़्यादा रहे, तो ये फिर रिस्क को इंक्रीज कर देता है। हार्ट की जो डिजीज़ है उनके जो होने को ये क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है, क्योंकि ये ब्लड वेसल्स के अंदर डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाता है, जिससे उनका जो ल्यूमेन है, जो अंदर का पार्ट होता है, वो जो पूरा वो जो है वो धीरे धीरे क्लोग होना स्टार्ट हो जाता है। और उससे क्या होता है कि जितना रिक्वायर्ड ब्लड है उतना फ्लो नहीं हो पाता है थ्रू आर्टरीज, जिससे जो ऑर्गन्स हैं उनको ब्लड उतना नहीं मिलता है, हार्ट को ज़्यादा काम करना होता है। कोरोनरी आर्टरीज में अगर ये डिपोजिशन है तो हार्ट की मसल्स को ही फिर कम जो है वो ब्लड मिलने लगता है। ये सारी चीज़ें हमें ब्लड कोलेस्ट्रॉल में देखने को मिलती है। एक्चुअली कोलेस्ट्रॉल जो है वो कैरिड आउट होता है हमारे ब्लड के थ्रू। और लेकिन होता कैसे है, ये प्रोटीन के साथ में अटैच होता है। और ये कॉम्बिनेशन होता है जो प्रोटीन और कोलेस्ट्रॉल का, इसी को हम लिपोप्रोटीन बोलते हैं। और ये लिपोप्रोटीन बेस्ड ही फिर कोलेस्ट्रॉल हमें देखने को मिलते हैं। 2 टाइप के प्रोटीन, लिपोप्रोटीन होते हैं, 2 टाइप के कोलेस्ट्रॉल होते हैं। ठीक है, मतलब प्रोटीन के साथ कोलेस्ट्रॉल अटैच होके ही वो लाइपोप्रोटीन या लिपोप्रोटीन बनता है। एक एलडीएल है, और वही उसी की हम बात कर रहे हैं, जो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन है या लाइपोप्रोटीन है। यही वो बैड कोलेस्ट्रॉल है जो आर्टरीज में जमा होता है, बिल्डअप होता है आर्टरीज की वॉल के अंदर, उनको हार्ड करता है और नैरो कर देता है। दूसरा एक हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन भी होता है, जो जिसको हम अच्छा कोलेस्ट्रॉल बनते हैं बोलते हैं। और ये क्या करता है, ये जो एक्सेस कोलेस्ट्रॉल है, इसको सीधा समझो बाहर निकालने का काम एचडीएल ही करता है। इसलिए एचडीएल का भी अपने लेवल पे होना जरूरी है। एचडीएल कम होगा तो जो कोलेस्ट्रॉल है उसको बाहर निकालने में दिक्कत होगी, ये लीवर के पास जाने में उसको समस्या होगी। फिर लीवर का भी एक इम्पोर्टेंट रोल रहता है यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल को बाहर निकालने में। कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट हो रहा है तो समझिए कहीं ना कहीं लीवर पे भी काम करने की जरूरत है। और ऐसे लोगों को जब भी कभी आप उनका अल्ट्रासाउंड या लीवर फंक्शन टेस्ट कराएंगे तो फैटी लीवर जरूर देखने को मिलेगा। फैटी लीवर और हाई कोलेस्ट्रॉल ये दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई चीजें हैं। तो लिपिड प्रोफाइल से एक टेस्ट होता है, उसके थ्रू हम पता करते हैं कि हमारा कोलेस्ट्रॉल, एलडीएल और एचडीएल की स्थिति क्या है। इसके अलावा एक और फैटी सब्सटेंस होता है जिसको ट्राइग्लिसराइड हम बोलते हैं। ये भी एक टाइप का फैट है। और अगर ब्लड में हाई ट्राइग्लिसराइड होता है तो ये भी इंक्रीज करता है हार्ट डिजीज के जो रिस्क हैं उसको। ये भी आर्टरीज को हार्डनिंग करता है। तो ये समझिए कि कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड का बड़ा होना हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है। अपनी रेंज से ऊपर जाना, अपनी जो है उसको हम ज़्यादा बोलते हैं। मोस्टली ज़्यादातर लेबोरेटरीज में
कोलेस्ट्रॉल का जो लेवल है वो 200 mg/dl, और जो 200 मतलब, और जो ट्राइग्लिसराइड का है उसका 150 के आसपास जो है, 150 देखने को मिलता है। इसके अलावा कुछ और कारण भी हैं, कुछ ऐसी मेडिकल कंडीशंस हैं जिनकी जिनमें जो है ये कोलेस्ट्रॉल देखने को मिल सकता है। एक तो मैंने बताया आपको, फैटी लीवर की प्रॉब्लम हो गई। इसके अलावा हाइपोथायराइडिज्म के केस में कोलेस्ट्रॉल बहुत तेजी से बढ़ता है। ज़्यादातर हाइपोथायराइडिज्म के पेशेंट को कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा रहता है, उनके तलवों में जलन काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है। ऐसे ही डायबिटिक पेशेंट है, डायबिटिक पेशेंट के केस में ना किडनी अच्छे से काम करती है ना लीवर। उसके अलावा फैटी सब्सटेंसेस जो हैं, क्योंकि ज़्यादातर केस में इंसुलिन का रेजिस्टेंस रहता है। आपको मैं बताऊं, इंसुलिन रेजिस्टेंस एक कितना बड़ा कारण है आज की डेट में। भले ही किसी को डायबिटीज़ जो है वो डिटेक्ट नहीं हो रही है, लेकिन हल्का इंसुलिन रेजिस्टेंस अभी आज की डेट में बहुत सारे लोगों को देखने को मिलता है, जिसकी वजह से HbA1c वगैरह कराएंगे तो उसमें तो डिस्टरबेंस थोड़ा बहुत मिलेगा ही। इसके अलावा हाई कोलेस्ट्रॉल और बहुत सारी प्रॉब्लम जो है वो रहती है। इसके अलावा क्रोनिक किडनी डिजीज, CKD की प्रॉब्लम में। इसके अलावा कुछ और कंडीशन भी हैं लगातार, जो है कि कैंसर की कंडीशन में हो सकता है, क्योंकि लीवर किडनी काम नहीं करते हैं। क्रोनिक एक्ने की कंडीशन में देखने को मिल सकता है। अब बात आती है कि सिम्टोमेटिकली हम कैसे पहचाने। देखो, नॉर्मली तो कोई खास सिम्टम नज़र नहीं आते हैं स्टार्टिंग में, तो ऐसा कोई डिटेक्शन नहीं होता है। लेकिन मैं आपको अपने प्रैक्टिस के आधार पे कुछ चीज़ें बताता हूँ। अगर पेशेंट फील करता है कि, पेशेंट बोलता है कि उसको तलवों में, सबसे पहले पैरों में जो है बेचैनी और जलन जो है वो स्टार्ट रहती है, तो समझिए उसका कोलेस्ट्रॉल बढ़ना स्टार्ट हो गया है। भले ही वो अगर विद इन रेंज भी रहेगा तो बॉर्डर लाइन पे मिल सकता है। इसके अलावा जब ज़्यादा हो जाता है फिर तो डिजायरेबल रेंज में है, तो ये छोटे मोटे सिम्टम मिलेंगे, बॉर्डर लाइन पे भी यही मिलेंगे। कभी कभी हार्ट बीट थोड़ी बहुत ज़्यादा हो सकती है, या सीढ़ियों पे चलने से सांस फूलने की समस्या रह सकती है। पेशेंट महसूस करेगा, ये 2 3 4 6 महीने में ही हो जाता है। जैसे मैंने अभी कल परसों अपना टेस्ट कराया है, और मेरा जो HDL तो रेंज में है, ट्राइग्लिसराइड भी रेंज में है, लेकिन जो कोलेस्ट्रॉल है वो 15 20 20 या ऐसा ही 20% के आसपास थोड़ा सा बढ़ा हुआ है। उसका कारण है कि अभी इस इस सीजन में बहुत ज़्यादा शादियां थी, अटेंड भी करनी पड़ती हैं। दूसरा, अपना जो पूरा एटमॉस्फेयर है वो, क्योंकि हम गांव से कनेक्टेड हैं, दूध घी मक्खन ये सब लगातार चलता रहता है, फिजिकल वर्क उतना है नहीं। हालांकि मैं ध्यान रखता हूँ बहुत कुछ। हर साल एक 2 बार कम से कम मैं लीवर क्लिनजिंग इलेक्ट्रोमोपैथी प्रोटोकॉल के थ्रू जरूर करता हूँ। अपना ही लीवर वाला जो प्रोटोकॉल है D5 में लेके 8 दिन 10 दिन 15 दिन S66L1Y और बी का भी मैं D6 में फिर D5 में लेता हूँ, यूरिन पास करने के लिए। लेकिन सर्दी में क्योंकि पानी भी कम पिया जाता है, लिथार्जीनेस ज़्यादा रहती है, फिजिकल एक्टिविटी ज़ीरो। इस बार सर्दियाँ भी ज़्यादा हो गई, फिजिकल एक्टिविटी घूमना फिरना सब बंद ही हो गया। लेकिन मैं महसूस कर पा रहा था इन 3 4 महीनों में ही कि नॉर्मली, जैसे मेरा घर जो है वो 3 फ्लोर का है, तो नीचे से ऊपर थर्ड फ्लोर, ऊपर जाना फिर नीचे आना फिर ऊपर जाना, ऐसे कोई मुझे कोई खास कुछ तकलीफ नहीं थी, लेकिन अब हल्का फुल्का सा मुझे महसूस देता है। तो ये चीज़ें सामने आती हैं। ब्लड प्रेशर पे कोई फर्क फर्क नहीं पड़ेगा, आप चेक करेंगे वो सब नॉर्मल ही आएगा। ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू होगा जब कंटिन्यूअस आप 6 महीने तक आपका कोलेस्ट्रोल जो है 300 के आसपास या 250 के आसपास वो लगातार या उससे ऊपर बना रहे। कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत जो प्लांक्स है वो जमना शुरू हो जाए। ये सब चीज़ें रह सकती हैं, घबराहट रह सकती है, अरिदमिया रह सकता है। और कई बार ये बिल्कुल एसिम्टोमेटिक होता है, कोई सिम्टम नहीं रहता। तो इसलिए ये बहुत खतरनाक चीज़ है, बहुत खतरनाक स्थिति है, खासकर अभी इन्वायरमेंट में। क्योंकि खाना पीना चलो हम तो गांव का ही नेचुरली खा रहे हैं, लेकिन जो बाहर का ज़्यादा खाते हैं उनमें ज़्यादा समस्या है। हम अगर अब 1 महीना 1.5 महीना
अच्छी डाइट पे रहेंगे, थोड़ा बहुत फिजिकल वर्क करेंगे, तो बिना किसी मेडिकेशन के सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। क्योंकि वो प्लांक्स जमा नहीं हुआ है। और जैसे फिजिकल एक्टिविटी बढ़ेगी, लीवर अच्छे से काम करेगा, अच्छे से थोड़ा बहुत फिजिकल वर्क होगा तो वो निकल जाएगा। लेकिन जो लगातार ऐसे सब्सटेंसेस का यूज़ कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, वो दिक्कत वाली चीज़ें हैं। अब हम क्या करें? इलेक्ट्रो होम्योपैथी में क्या करें? हाई कोलेस्ट्रोल के लिए हम, मैंने बताया बहुत कामयाब है। L2 का D10 आप स्टार्ट करिए। बहुत सारे लोगों ने हमारे ग्रुप में यूज़ कर लिया है L2 का D10। साथ में S6 C6 L1 Y एंड B। इसको पहले D6 से लीजिए, D6 के बाद फिर D5 पे आइए। धीरे धीरे किडनी का आउटपुट बढ़ेगा। साथ में लीवर का जो प्रोटोकॉल है हमारा, वो D5 में चलाइए। लीवर का प्रोटोकॉल D5 में चलेगा, L2 D10 में चलेगा। ये दोनों सिचुएशन है। लीवर अपना जो मेटाबॉलिक वर्क है वो अच्छे से करेगा, और एक्सक्रेटरी सिस्टम के थ्रू उसको एक्सक्रेट करना भी जरूरी है। हालांकि इस चीज़ में हमें ध्यान रखना है कि कॉन्स्टिपेशन अगर पेशेंट को है तो वो ना रहे। उसका डाइजेशन, हालांकि D5 लीवर में, लीवर ड्रॉप को D5 में देने से बहुत कुछ मैनेज हो जाएगा। कॉन्स्टिपेशन है तो आप उसको स्लास का D4 भी दे सकते हैं नाइट में। इतना भर कर लेने से, और डाइटरी रिस्ट्रिक्शन जरूर रहेगा। देखिए आप, आपको जो फैटी सब्सटेंसेस हैं वो तो कंज्यूम करने बंद करने ही होंगे ना। और ये अच्छी चीज़ है कि ये बहुत अच्छे से अ, जो ब्लड कोलेस्ट्रॉल अभी चल रहा है उसको तो मैनेज करेगा ही। आगे जो आप खाएंगे वो उसको अच्छे से, वो डाइजेशन में जाए, अच्छे से मेटाबोलाइज हो, ये सब भी काम करेगा। प्लस जो जम गया है उसको भी बाहर निकालने का काम ये करती है। L2 को D10 में कुछ दिन देके फिर D6 में लेके आएंगे L2 को भी। ऐसे 3 महीने लगातार इसको चलाएंगे। नॉर्मली भी आदमी अगर इसको एक साल में एक बार करेगा तो, मतलब बिना टेस्ट कराए भी, तो समझो जो रिस्क है वो बचेगा। बहुत अच्छा क्लींजिंग ये फॉर्मूला है, क्लींजिंग ये तरीका है। अगर फैटी लीवर है तो भी काम करेगा। S2 का 200 भी आप दे सकते हैं अगर फैटी लीवर है तो। वो भी, वो पेशेंट उसको आराम से यूज करेगा। इसके अलावा आप पेशेंट को बोलेंगे, आप खुद भी कर सकते हैं। जो गार्लिक आती है, लहसुन आता है, आप उसका एक्सट्रैक्ट निकाल लीजिए और अपने पास रखिए। मैं होम्योपैथिक मदर टिंचर की बात नहीं कर रहा हूँ, प्योर इलेक्ट्रो होम्योपैथिक तरीके से। आपके पास कोहेसन का इंस्ट्रूमेंट नहीं है तो भी आप छोड़िए, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि लहसुन में ऐसा कोई खराब चीज़ नहीं होती है कि वो उसको आपको वो कहीं ना कहीं इतना प्योरीफाई करने की जरूरत पड़े। आप एक या दो आप एक वो लीजिए पहले, 100 ml, 450 ml की कांच की बोतल, जैसी RS की बोतल आती है, उसमें आप प्योर डिस्टिल वाटर फिलअप कर लीजिए। लगभग 400 जो है मिलीलीटर, 400 ml के आसपास। और उसमें 2 गार्लिक आप जो है बारीक जो है पेस्ट बना के उसमें डाल दीजिए, कंप्लीट पूरी गार्लिक को, उसको छीलने के बाद में। फिर उसमें आप लगभग 20 ml के आसपास RS ऐड कर दीजिए, ताकि फंगस वगैरह सब चीज़ें ना लगे। और उसको अच्छे से एयर टाइट करके आप रख दीजिए। नॉर्मल छाया में भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और आप उसको बस दूसरे तीसरे दिन जो है हिलाते रहिए, हिलाते रहिए, हिलाते रहिए। ऐसे कुछ दिन आप करेंगे, लगभग 10 12 15 दिन में आपको एक अच्छा एक्सट्रैक्ट जो है उसका मिल जाएगा। जितने भी गार्लिक के जो कंपोनेंट है, खासकर लीवर को ठीक करते हैं, हार्ट के लिए अच्छे हैं, गट्स के लिए अच्छे हैं, वो सारे उसमें आराम से डिजोल्व हो जाएंगे। हालांकि अगर आप बिना RS के इसको बनाए तो और अच्छा है। क्योंकि RS में कुछ लगभग सारी चीज़ें डिजोल्व हो जाती हैं जो नहीं होनी है। डिस्टिल वाटर में केवल प्लांट्स के एंजाइम और फ्लेवनोइड्स, एंटीऑक्सीडेंट,
सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स जो होते हैं ज़्यादातर वो ही डिजोल्व होते हैं, और जो दूसरे हार्मफुल हैं वो चीज़ें हैं ज़्यादातर वो डिजोल्व नहीं होती। तो आप प्योर डिस्टिल वाटर में इसको 10-15 दिन ऐसे रखेंगे, हिलाते रहेंगे, और बाद में इसको एक छान के, मतलब फिल्टर करके, फिर उसमें थोड़ा आरएस मिला के रखते हैं ताकि वो खराब ना हो। और इसको आप अपने पेशेंट को दे दें, लेकिन डायरेक्ट नहीं देंगे, आप ऐसे ही नहीं देंगे। इसको आप D4 में देंगे फिर बना के, क्योंकि जो आपको मिला ये लगभग क्रूड जैसा है, हालांकि वो पूरा प्रोसेस तो नहीं है। पूरे प्रोसेस में फिर इसमें 2-3 बार गार्लिक डालने होते हैं, बीच बीच में और गार्लिक डालना होता है। लेकिन ये भी काफ़ी फायदेमंद है, बहुत अच्छा है। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि लगभग 10-12 प्लांट मैंने प्रूव किए हैं अभी, जो आगे बेसिक क्लास अभी चलेगी उसमें मैं बताऊंगा। सब बिल्कुल ऐसे सिंपल तरीके से मैंने D10 तक बना के अलग अलग सिंगल सिंगल दिए हैं। हालांकि अभी मेडिसिन प्रिपरेशन नहीं किया है, लेकिन मैं बहुत जल्दी ही एक मेडिसिन प्रिपरेशन की तरफ चल रहा हूँ। और जो मुझे लगता है कि जो हमारी 38 रेमेडी है इसमें, जो मेल की प्रॉब्लम है, मेल की सेक्सुअल प्रॉब्लम है, उसके लिए बिल्कुल 100% या बहुत अच्छा जो कॉम्बिनेशन है वो थोड़ा सा लैक है। मतलब सिस्टम को ठीक करने के लिए तो सही है, धीरे धीरे काम करता है, लेकिन एकदम से बूस्टअप देना या उसके लिए उतना अच्छा नहीं है। तो जो 10-12-15 प्लांट मैंने प्रूव किए हैं, उनमें से 4-5 प्लांट्स हैं जिनको कंबाइन करके मैं एक रेमेडी बनाऊंगा। वो D2, D3, D4, D5 यहाँ तक वो यूज़ होगी, क्योंकि वो उसके एंजाइम हमें एक्चुअली पेशेंट को देने हैं। तो जो मैंने बताया, गार्लिक का एक्सट्रैक्ट निकाल लेंगे आप, और इसको D4 में पेशेंट को देंगे। एज इट इज नहीं देंगे, एज इट इज जो निकला है आपके पास उससे उसको आप एक बार डाइल्यूट करेंगे 1/9 से। मान लो आपने इतना नहीं बनाया, आपने 100 ml बनाया, ठीक है। 100 ml से आप 1 लीटर बना लीजिए, D1, जो आपका पहला बनेगा। और बस उससे फिर आगे आप बनाते रहे कि 1 लीटर से देखिए कितना D4 बनेगा आपके पास। और वो D4 पेशेंट को आप दीजिए, लेकिन डिस्टिल वाटर में उसको निकालेंगे, ये ध्यान रखना है। उसको आरएस में नहीं डाल देंगे, फिर वो मदर टिंचर हो जाएगा। हालांकि ये भी उसके जैसा है लगभग लगभग, क्योंकि लेकिन क्योंकि डिस्टिल वाटर में बनेगा तो उस तरीके से नहीं है। दूसरा फिर हम उसको देंगे कैसे, वो भी अलग चीजें हैं। खैर, इसको आप दीजिए, ये अच्छे से आपको इफेक्ट निकाल के देगा। अब नेक्स्ट एक हम डिजीज की बात करते हैं, हार्ट अरिदमिया। ठीक है। इरेगुलर हार्ट बीट। इरेगुलर हार्ट बीट के कारण बहुत सारे हो सकते हैं, ये समझने की चीजें हैं। उसी के अकॉर्डिंग हमें ट्रीटमेंट भी करना होगा। फर्स्ट हाफ में ही रखूंगा मैं क्लास, अब फर्स्ट हाफ में ही रखेंगे डेली। अभी लगभग जब तक हमारा नेक्स्ट बैच बैच चलेगा, लगभग अगले 7-8 दिन, धीरे धीरे सारी चीज़ें हो जाएंगी। उसके बाद भी मैंने बताया कि मैं चीज़ें आपको कराता रहूँगा, नोट्स बना के, ऑडियो नोट्स या बीच बीच में वीडियो बना के, वो आपके ग्रुप के लिए स्पेसिफिकली रहेंगी। खैर, हार्ट अरिदमिया मतलब हार्ट बीट, इरेगुलर हार्ट बीट की हम बात कर रहे हैं। ये केवल हार्ट की प्रॉब्लम में ही जरूरी नहीं है, हालांकि सभी हार्ट की प्रॉब्लम में अरिदमिया होता है, फ्लटरिंग होती है, फड़फड़ाहट होती है। हाई कोलेस्ट्रोल में भी, और मतलब एथेरोस्क्लेरोसिस वाले केस में भी। इसके अलावा जो इन्फेक्शियस डिजीज हैं, एंडोकार्डाइटिस, मायोकार्डाइटिस, उनमें भी फ्लटरिंग हो सकती है। कोरोनरी आर्टरी डिजीज में भी फ्लटरिंग हो सकती है। लेकिन ये मेंटल डिसऑर्डर में भी फ्लटरिंग जो है वो देखने को मिलती है। फ्लटरिंग होने के बाद में पेशेंट को ट्रैकीकार्डिया भी हो सकता है, ब्रेडिकार्डिया भी हो सकता है। मतलब इरेगुलर हार्ट बीट में दोनों चीज़ें, तभी तो इरेगुलर है ना वो, कभी हार्ट बीट ज़्यादा है, कभी हार्ट बीट कम है। तो ये सब चीज़ें हैं। जब ज़्यादा हार्ट बीट ज़्यादा रहती है तो उसको हम ट्रैकीकार्डिया बोलते हैं, जब वो कम रहती है तो उसको ब्रेडिकार्डिया बोलते हैं। फिब्रिलेशन भी देखने को मिलता है ट्रैकीकार्डिया में, आर्टियल फिब्रिलेशन। कोलेस्ट्रॉल का, अगर हार्ट की प्रॉब्लम है तो कोलेस्ट्रॉल का बहुत बड़ा रोल इसमें जो है रहता है। इसके अलावा इसके केवल आर्टियल फिब्रिलेशन की वजह से नहीं है, आर्टियल फ्लटरिंग की वजह से भी ट्रैकीकार्डिया अरिदमिया हो सकता है।
वेंट्रिकुलर प्रॉब्लम की वजह से भी हो सकता है, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन उसको बोलते हैं, वेंट्रिकुलर ट्रेकिकार्डिया उसको हम बोलते हैं। ये इलेक्ट्रिक सिग्नल जो गड़बड़ रहते हैं जिसकी वजह से जो हार्ट के चेम्बर हैं वो अच्छे तरीके से उनका कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्स जो है वो पूरे तरीके से नहीं हो पाता है, इसलिए ईसीजी में ये चीज़ें आ जाती हैं। तो ये हम देखते हैं। फिर स्लो हार्ट रेट है उसको ब्रेडिकार्डिया बोल रहे हैं। ये ब्रेडिकार्डिया वाल्व की प्रॉब्लम की वजह से भी हो सकता है, जो साइनस नोड होती हैं हार्ट में। पेस को जो हार्ट के जो है एक तरीके से जो पेस है वो खराब हो जाता है उसका, हार्ट बीट के जो सिग्नल है वो स्लो हो जाते हैं, डिस्टर्ब्स हो जाते हैं। या हार्ट बीट सिग्नल ब्लॉक्स जिसको हम बोलते हैं वो भी कंडीशन होती है। ये सब किसके कारण है? हार्ट बीट को स्लो करने के। ये चीजें और भी बहुत सारी चीजें हैं। प्रीमेच्योर हार्ट बीट्स भी देखने को मिलती हैं जिसमें कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन और कंप्लीट रिलैक्स नहीं हो पा रहा है। ये सब हार्ट की प्रॉब्लम है, हार्ट की समस्या है। इसकी बिट जो है जिसको हम बोलते हैं, इसकी बिट में भी, इसकी बिट में क्या देखोगे आप कि पेशेंट बोलेगा कि उसको बीच बीच में ऐसा लगता है कि हार्ट एक सेकंड के एक हिस्से के लिए जैसे नहीं धड़का है, मतलब 10-12 बार फ्लटरिंग होगी और फिर बीच में एक स्किप बिट हो जाएगी। तो ये चीज है जो ज़्यादातर ये इसमें अरिदमिया में देखने को मिलती है। फ्लटरिंग सिम्टम की बात करें तो फास्ट हार्ट बीट, स्लो हार्ट बीट, कई बार शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ भी रह सकती है, चेस्ट पेन भी हो सकता है कुछ लोगों को। चेस्ट पेन बहुत स्लो हार्ट बीट पे भी रह सकता है और फास्ट हार्ट, हालांकि पेन ज़्यादातर फास्ट हार्ट बीट पे रहता है। स्लो हार्ट बीट जब रहती है तो चेस्ट में भारीपन जो है नजर आता है, ठंडा पसीना भी आने की सिचुएशन देखी जाती है। और जब पेशेंट को ऐसा लगता है कि कहीं उसको कुछ गड़बड़ तो नहीं है, एंजाइटी हो जाती है, पसीना जैसे मोला, डिजीनेस ये सब आने लगती है, चक्कर आने लगते हैं। और ऐसा मेंटल प्रॉब्लम होने पे भी होता है, मतलब पेशेंट अगर डिप्रेस्ड है तो डिप्रेशन वाले केस में भी ये सब जो पूरा का पूरा फंक्शन है हार्ट का वो अच्छे से, यानी कि जैसे कल बताया था मैंने, माइंड और हार्ट का जो कोऑर्डिनेशन है वो पूरा अच्छे से नहीं हो पाता है। तो अरिदमिया ये सब चीजें भी हैं, और इनके पीछे कारण वही हो सकते हैं सारे जो भी बताए थे मैंने। डायबिटीज हो सकता है, हाई कोलेस्ट्रोल हो सकता है, आर्टरीज में क्लोग है कोई, मतलब आर्टरीज बंद हो रही हैं, स्ट्रेस एंजाइटी डिप्रेशन ये मैंने बता दिया आपको। बहुत ज़्यादा अल्कोहल पीने वालों के लिए हो सकता है, और एक स्लीप एपनिया डिजीज होती है उसकी वजह से भी हो सकता है, इसमें सोते सोते सांस रुकने की कंडीशन आती है। हाई ब्लड प्रेशर या किसी इन्फेक्शन की वजह से भी ये सब रह सकता है। और यही सब लोग जो है, और हाइपोथायराइड में भी रहता है, यही सब लोग जो हैं हाइपर और हाइपर दोनों में ही रहता है। यही सब लोग रिस्क फैक्टर में भी रहते हैं, जिनको हाई ब्लड प्रेशर है, जिनको थायराइड डिजीज है, जिनको स्लीप एपनिया है। इसके अलावा पोटेशियम सोडियम और कैल्शियम का इम्बैलेंस, और मैग्नीशियम भी जिनको इलेक्ट्रोलाइट्स बोलते हैं हम, इनका इम्बैलेंस भी खतरनाक होता है, क्योंकि ये जो सब्सटेंस हैं ये तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल को भी मैनेज करते हैं, भले ही ये केमिकल कंपाउंड है। तो इलेक्ट्रोलाइट्स में इम्बैलेंस भी जो हार्ट के सिग्नलिंग है उसकी इरेगुलर हार्ट बीट के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है। एनीमिक पेशेंट में भी ये देखने को मिल सकता है, बहुत ज़्यादा चाय पीने वाले लोगों में भी देखने को मिल सकता है। अरिदमिया जो है वो बहुत खराब चीज़ है, इसमें पेशेंट डर जाता है बहुत ज़्यादा, और अगर पेशेंट को क्लोट है तो उसको स्ट्रोक आ सकता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा तेज हार्ट बीट रहेगी, ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। इस अगर क्लोट है ब्लड ब्लड में तो उसको दिक्कत हो सकती है, खासकर क्लोट रहता है बीड़ी सिगरेट पीने वाले को और शराब पीने वाले को क्लोटिंग हमेशा देखने को मिलती है। इसमें हार्ट फेलियर रह सकता है, सडन कार्डियक अरेस्ट भी हो सकता है, क्योंकि इसमें डर जाता है पेशेंट बहुत ज़्यादा। मॉडर्न मेडिकल साइंस में ऐसे लोगों को
बुरी कंडीशन में तो पेस मेकर ही लगाया जाता है, लेकिन उससे पहले कोशिश की जाती है उसकी फेब्रिलेशन वगैरह को मैनेज करने के लिए ब्लड थिनिंग मेडिसिन दी जाती है, माइंड को रिलैक्स करने की मेडिसिन दी जाती है, नींद की दवाइयाँ दी जाती है। ऐसी 7-8 तरीके की अलग अलग दवाइयाँ उस पेशेंट को उसके डायग्नोसिस के अकॉर्डिंग चल जाती है। अब हम क्या कर सकते हैं इसमें? सबसे बढ़िया चीज़ है A3, C5, WE और बी का कॉम्प्रेस। नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे कॉम्प्रेस देना है, ना गर्म ना ठंडा। सर्दियों में रूम टेम्परेचर अगर 10 डिग्री है तो 10 डिग्री का नहीं देना है। रूम टेम्परेचर की जब हम बात करते हैं तो इसका मतलब 20 डिग्री से ऊपर, 20 to 25 डिग्री जो टेम्परेचर है उसके आसपास हमें जो है वो कंप्रेस देना होता है। इससे तुरंत जो है वो आराम मिलता है। कल मैं आप लोगों को एक ऐसा फॉर्मूला बताने जा रहा हूँ, ध्यान रखना सब लोग जो कनेक्टेड हैं वो सब रहेंगे ही कनेक्ट। थोड़ा बड़ा है, उसमें नंबर ऑफ मेडिसिन है, लेकिन आप उसको अपने क्लिनिक में बना के रखेंगे। और मैं अभी हाल फिलहाल में उसको 15-20 लोगों पे ट्राई कर चुका हूँ, आप लोग भी ट्राई करेंगे और मुझे फीडबैक देंगे उसका। वो उसके लिए कोई आया क्लिनिक में, किसी के कंधे में दर्द है, किसी के पेट में दर्द है, किसी को घबराहट हो रही है, बस उसकी जीभ पे कुछ बूंदें डाल देनी है 4, 4, 5, 6 बार। हालांकि पहले भी मैंने ऐसे बताया, लेकिन अब एक डेफिनेट सा जो है प्रोटोकॉल बन गया है, कल बताऊंगा। लेकिन अभी आज ही मैंने एक किडनी स्टोन का पेशेंट, वो इंजेक्शन वगैरह भी लेके आया था डायना पार की। बोला कि दिन में 3 लगवा लिए, लेकिन थोड़ी देर के लिए आराम होता है बस। तो उसको मैंने दिया 5-5 बूंदे। जब तक मैं उसकी किडनी स्टोन की मेडिसिन बनाई बैठ के, तब तक मैंने उसको बोला कि 3-4 बार डाल ले अपनी जीभ पे। और वो बिना दर्द के गया मेरे क्लिनिक से 15 मिनट बाद। वर्बन वाई थोड़ा सा लगवा दिया मैंने उसके हाथ पे, ये से डाल दी वर्बन वाई, ले भाई जहाँ दर्द हो रहा है वहां लगा ले अपने आप। क्योंकि मेल था, वो ठीक था, अच्छा मजबूत लड़का था। लेकिन अच्छा काम किया आज भी उसने। इससे पहले एक बार हेडेक में, एक बार चक्कर वाले को दिया था मैंने उसको। ऐसे अलग अलग जगह मैंने 10, 12, 15 अलग कंडीशन में चेक कर लिया, वो मैं बताऊंगा कल आपको। ये आपको यूज़ करना है। इसके अलावा L2, C5, WE और बी, इसको D6 में देंगे आप पेशेंट को। ये लॉन्ग टर्म चलने वाली दवाई है। D6 के बाद फिर D5। हालांकि कारण भी पता होना जरूरी है, अरिदमिया का कारण क्या है। लेकिन हम मान के चल रहे हैं कि हार्ट की प्रॉब्लम है, तो हम इस तरीके से उसको दे सकते हैं। वो उसको डिप्रेशन है, उसको नींद अच्छे से नहीं आती है, वो सब आप उसको प्रोटोकॉल अलग से देंगे। प्लस इसमें जब आप 30 ml बनाएंगे तो 2 ड्रॉप, 2 ड्रॉप्स इसमें S2 की डालेंगे। S2 बहुत अच्छा काम करता है ऐसे केस में, घबराहट में, एंग्जाइटी में। अच्छी रेमेडी है S2। इस तरीके से आप इसको बना के देंगे। अब हम एंडोकार्डाइटिस की तरफ चलते हैं। 6-7 मिनट बची हैं, देखते हैं कितना हो पाता है। आज नहीं हुआ ट्रीटमेंट तो कल पूरा कर दूंगा इसको। एंडोकार्डाइटिस एक खराब सिचुएशन है, लाइफ थ्रेटनिंग प्रॉब्लम है। इन्फ्लामेशन हो जाती है इनर लाइनिंग हार्ट की, चैम्बर में और वेल्व्स में भी। ये जो लाइनिंग होती है इनको हम एंडोकार्डियम बोलते हैं। तो एंडोकार्डियम में इन्फ्लामेशन है तो हम एंडोकार्डाइटिस है। ज़्यादातर इसके पीछे जो कारण है वो इन्फेक्शन है, और ये इन्फेक्शियस हार्ट डिजीज है। वायरस, बैक्टीरिया और फंगस, ये तीनों तरीके की प्रॉब्लम जो है वो ये जो है क्रिएट करती हैं। और ये
समझिए कि हार्ट को डैमेज और वाल्व को बहुत खराब कर देती है। अभी बहुत सारे केसेस मैंने पिछले कुछ दिनों में सुने हैं, जो बुखार अभी हमारे इधर चला था, जिसमें लोगों के हार्ट ने अच्छे तरीके से काम नहीं किया है। कुछ लोगों को तो की तो वेल्व्स वगैरह चेंज करवा ली है लोगों ने, इतनी बुरी स्थिति में चले गए थे। सिम्टोमेटिकली जैसे बुखार आया, बुखार आने के बाद किसी की लगातार खांसी हो रही है, खांसी नहीं जा रही है, जॉइंट और मसल पेन, चेस्ट पेन, जब सांस लेते हैं तब दर्द सांस के साथ में, हार्ट में, बहुत ज़्यादा थकान, रात को सोते सोते पसीना, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, हाथों पैरों में सूजन, ये सब, और मरमर की साउंड भी आप सुन सकते हैं स्टेथोस्कोप से। ये चीजें हैं। कुछ लोगों को स्टूल में, यूरिन में ब्लड भी आ सकता है, पेट में दर्द रह सकता है, स्प्लीनोमेगाली देखने को मिल सकती है। ये सब समस्याएं हैं। कारण मैंने बता दिया, एंडोकार्डिस का कारण बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, जर्म्स हैं, बैक्टीरिया हैं। जिनको पहले से हार्ट की समस्या है उनको ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, उनका जल्दी ये प्रॉब्लम रहती है। इसलिए कोरोना में भी जो कोमोर्बिड लोग थे उनको बहुत ज़्यादा समस्या देखने को मिली है। इसमें वेल्व डैमेज हो सकती हैं, हार्ट फेलियर, स्ट्रोक, बीपी बहुत ज़्यादा रेज हो सकता है, किडनी डैमेज हो सकती है, स्प्लीन का बढ़ना, स्प्लीनोमेगाली, ये मैंने आपको बताया ही अभी। तो बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन मतलब इन्फेक्शियस चीज़ों से बचना है, सफाई रखनी, ये सब चीज़ें इसमें ज़रूरी रहती हैं। लेकिन अगर हो गया है तो फिर तो डिजीज़ हो गई है, मतलब एक समस्या जो है वो आ गई है। या फीवर का ध्यान अच्छे से रखा जाए, अगर फीवर हुआ है, वायरल बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, टाइफाइड जिसको बार बार हो रहा है, उसको बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। नहीं तो ये बहुत समस्या पेशेंट के लिए क्रिएट कर सकता है, लगातार बहुत ज़्यादा दिन तक बुखार और ऐसी सिचुएशन बन रही है तो। L2, C5 और बी इसकी बहुत अच्छी रेमेडी है। वायरल फीवर है तो वो सब हम अलग देखेंगे। C3 अच्छी रेमेडी है, वर्मन अच्छी रेमेडी है, लेकिन L2, F1, C5 और बी ये हमें जरूर देना है। L2, C5, F1 और बी। देखो, डायग्नोस होके पेशेंट आपके पास आया फिर तो ठीक है, आप समझ ही गए। लेकिन अगर ये सिम्टम मिल रहे हैं जो मैंने आपको बताए हैं एंडोकार्डाइटिस के, तो आपको ये चलाना है। मतलब ये L2, C5, W, B, F1 ये ऑलरेडी एक हार्ट की अच्छी रेमेडी है। इसको आप थर्ड से स्टार्ट करेंगे, 147 से शुरू करें, और बहुत जल्दी 7, 8, 8, 10 10 दिन के बाद फिर आप सेकंड पे आ जाएंगे। C11 भी अच्छी रेमेडी है हार्ट की, C11 का भी आप यूज़ कर सकते हैं। C11G, ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत भी पड़ती है क्योंकि इन्फेक्शन है बैक्टीरियल। बी और जी दोनों ही रेमेडी है, बल्कि मैं बोलूँगा कि आप C11 के साथ वर्वन या वर्टू का यूज़ करिए, ये भी एंटी इन्फेक्शियस रेमेडी है। इसको भी थर्ड में देके फिर सेकंड में आ जाइए आप। C11, वर्वन और जी, इसको भी थर्ड में देख के फिर सेकंड में आ जाए। और ये जो ऊपर मैंने आपको बताया ना, A3C5WB, ये हार्ट कॉम्प्रेस है, हार्ट कॉम्प्रेस, वही सेम ऊपर। तो हार्ट कॉम्प्रेस आप लगाएंगे पेशेंट को, खासकर ड्यूरिंग द फीवर, और फीवर के बाद पेशेंट आपके पास आएगा जी मुझे फीवर हुआ था और मेरी थकान नहीं जा रही है, सांस लेते हुए दर्द होता है, बैठे बैठे थक रहा हूँ मैं, बैठे बैठे मुझे सांस फूल रही है, पेट में दर्द रहना स्टार्ट हो गया है, यूरिन में, स्टूल में कभी कभी ब्लड आ जाता है,
बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम वीकनेस है, तो समझिए कि उसको कहीं ना कहीं एंडोकार्डाइटिस या मायोकार्डाइटिस या पेरिकार्डाइटिस, वो भी लगभग लगभग वैसी ही समस्याएं तीनों, कल बताऊंगा उनके भी प्रोटोकॉल। अभी तो मीटिंग एंड हो जाएगी आपकी 1 मिनट बाद में, तो दोबारा कनेक्ट नहीं करेंगे। वीडियो आपको मिल जाएगी कल, फिर ऐसे ही हम हार्ट की जो समस्या है इनको कंप्लीट मैं पूरी कर दूंगा। और किडनी वाली देखते हैं, कल स्टार्ट कर दें। तो हाई कोलेस्ट्रोल, हार्ट अरिदमिया, इरेगुलर हार्ट बीट एंड एंडोकार्डाइटिस, ये 3 डिजीज हमने आज पढ़ी। ऐसे ही 3 डिजीज हम कल देखेंगे। मेन मेन जो हार्ट से रिलेटेड समस्या हमारे पास आती है उसको हम समझ लेंगे, उनके ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल हमारे पास रहेंगे। थोड़ा बहुत फेरबदल आप कर सकते हैं जब पेशेंट आपके पास आता है, तो बेसिक नॉलेज आपके पास अच्छी है तो आप आराम से, कोई दिक्कत नहीं होती है। 38 रेमेडी प्लांट्स